हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, बात कर रहे थे हम वैल्यू एडेड मेथड की लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले बेटा जितनी भी बात की है सबसे पहले वो रिपीट कर रहा हूँ और फिर बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सब सामने देखना बेटा। बाबू, जब हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड की, तो बेटा सबसे पहले हमने वैल्यू एडेड का मतलब समझा था। याद है आपको वैल्यू एडेड क्या होता है? Value added refers to the addition of value to the raw material by a firm by the virtue of its productive activity। एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से जितनी भी रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करती है वो उस फर्म का बेटा वैल्यू एडेड कहलाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? याद भी आया होगा आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो एक फर्म है ब्लैकबेरी, वो खरीदती है फैब्रिक। मान लो 500 रुपये का उसने फैब्रिक खरीदा, कटिंग करी, स्टिचिंग करी और कोट पैंट बनाकर 2000 का बेच दिया। बट इज द वैल्यू एडिशन बाय ब्लैकबेरी बेटा 1500। अब कोई ये नहीं कह सकता कि उसने 2000 रुपये की वैल्यू ऐड करी। बेटा 500 रुपये का तो सामान ही खरीदा था उसने, वो 500 रुपये के सामान को उसने 2000 का बेचा प्रोसेस करके, तो उसने तो 1500 ही वैल्यू ऐड करी 500 की चीज पर। ठीक है जी। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था बेटा वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर हमने एक एग्जांपल देख लिया था बेटा जिसमें हमने फार्मर, मिलर और बेकर की बात की थी, उनका भी वैल्यू एडेड निकाल लिया था हमने इसी फॉर्मूला से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा एक सिंगल फर्म जितनी भी वैल्यू ऐड करती है बेटा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और अगर मैं कहूँ पूरे इंडिया की सारी फर्म के मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दूं तो वो किसके बराबर होगा? और वो अगर मैं पूरे इंडिया की सभी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दूं, ये हमेशा बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के। उस दिन भी मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश की थी बेटा, चाहे फार्मर को देख लो, चाहे मिलर को देख लो, चाहे बेकर को देख लो, अगर ये अपना सामान बेच रहे हैं ऑब्वियसली बेटा उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये हमेशा कैलकुलेट होता है एमपी। और वो मैंने अभी भी बोला पूरे इंडिया की सारी फर्म का टोटल कर दो, तो मैं बेटा सिर्फ डी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। और बेटा चाहे मिलर है चाहे बेकर है, जिन्होंने भी अपना सामान बनाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया, मैंने अभी तक कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, तो जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा जीडीपी एट एमपी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं थी इस बात में भी? बेटा फिर मैंने चर्चा कर ली थी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर और एक चर्चा कर दी थी वैल्यू ऑफ आउटपुट पर। पहले बेटा बात करता हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन, यानी कि कैपिटल गुड्स कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में शामिल नहीं होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, याद आ गई होगी बात। अगर कोई क्वेश्चन इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ ही साथ इंपोर्ट्स थे तो बेटा वहाँ इंपोर्ट की बात यूजलेस है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सब कुछ आ गया, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मैं कहूँ डोमेस्टिक परचेसेस और फिर इंपोर्ट दूँ, तो बेटा ऐसे केसेस में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए इंपोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे डोमेस्टिक परचेसेस। ठीक है। फिर बाबू हमने एक चर्चा करी थी वैल्यू ऑफ आउटपुट पर। सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसका मीनिंग याद कर लो अगर इसको समझना चाहते हो। क्या था वैल्यू ऑफ आउटपुट? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए अब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है ना? प्रोड्यूस्ड या सेल्स? प्रोड्यूस्ड। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए अगर सारे ही बिक जाएं तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा? सेल्स के बराबर होगा। यही बात करी थी ना मैंने। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सेल्स के बराबर हो जाएगा। बट बेटा इट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस। ऐसा कभी हो सकता है जितने गुड्स बनाए सब खत्म हो गए? इम्पॉसिबल है। रेयरेस्ट क्या है? इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्चुअली में किसके बराबर होता था? हमने डिसाइड करा था वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस बात को दोबारा समझते हैं, किसी ने यह बात क्लियर हो गई थी उसी दिन? ये बात समझ में आ गई थी? प्रोड्यूस है, दोबारा बताओ, दोबारा बताना है, बताओ। चलो जी, लो बेटा सुनना एक मिनट। तो मैंने आपको कहा था वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कह लो या अनसोल्ड स्टॉक कह लो।
और अगर मैं इसको भी इलेबोरेट करूं तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये बात मैं बता रहा था कैसे ये प्रोडक्शन के बराबर, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलवाता है, प्रोडक्शन तो निकलवाता है। इस साल कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, तो बाबू ये कैसे प्रोडक्शन के बराबर है, मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था बेटा। 31 मार्च 23 इकोनॉमी में बेटा प्रोडक्ट बचे हैं 2000 रुपए के मान लो, और बाबू मेरा फाइनेंशियल ईयर है 23-24, पूरे 23-24 में आपने सेल्स की हैं 80,000 रुपीज की, और 31 मार्च 24 आपके पास इकोनॉमी में आउटपुट बचा है बेटा 5,000 रुपए का। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक बार फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या हो गया, फॉर्मूला में तो पुट करो, रटेंगे नहीं, समझेंगे इस चीज को। बाबू मैंने उस दिन भी सेम एग्जांपल दिया था, आज भी सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, फिगर कट कॉपी पे सेम लिखी है ताकि बेटा जिनको याद आना उनको याद हो जाए। अब सुनना आराम से। बाबू एक बात बताओ, पिछले साल 2000 रुपए का गुड्स बचा है, ये देखो पिछले साल 2000 रुपए का गुड्स बचा है, 2023-24 के लिए ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है, 2023-24 के लिए ये ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है 2023-24 के लिए। और वो ये गुड्स प्रोड्यूस कब हुआ, जो 31 मार्च 23 को बना, 22-23 में प्रोड्यूस हुआ, ये तो 22-23 में जुड़ गया होगा। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, जब मैं 22-23 का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहा हूँ तब जोड़ लिया होगा ना, 22-23 में प्रोड्यूस हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन के बराबर ही तो है। तो वो जब आपने इस साल 80,000 रुपए का सामान बेचा, इस साल में कितना सामान बेचा, 80,000 रुपए का सामान बेचा, 2,000 तो पिछले साल वाला बेचा, यानी कि करंट ईयर में कितना प्रोड्यूस करके बेचा, 78,000। ये देखो मैंने 78,000 कैसे निकाला, टोटल 80,000 का सामान बेचा, पर 2,000 का पिछले साल वाला बेचा, 80,000 माइनस 2,000 78,000। लेकिन बेटा जो सामान बिक नहीं पाया इस साल में, जो ऐसा क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस में बचा रह गया, उसका क्या बेटा, मैं कोई सेल्स तो निकाल नहीं रहा हूं, जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रोडक्शन, इस ईयर का प्रोडक्शन। तो बेटा अगर ये सामान बचा रह गया तो क्या हुआ, प्रोड्यूस तो इसी साल में हुआ था, अगर इसी साल में प्रोड्यूस हुआ था तो ऑन दैट लॉजिक मैंने इसको भी ऐड कर दिया, यानी कि बेटा टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात। बाबू फिर हमने बात करी थी एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन सेल्स। अगर कोई क्वेश्चन मुझे सेल्स दे साथ में एक्सपोर्ट्स दे तो बेटा एक्सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, एक्सपोर्ट यूजलेस है यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बाबू, सेल्स का मतलब सारी दुनिया की सेल्स, खाली इंडिया की थोड़ी कहीं है, उसमें तो एक्सपोर्ट्स आ गए ना। और अगर मैं कहूँ डोमेस्टिक सेल्स तो ऐसे केसेस में बेटा एक्सपोर्ट को जोड़ना पड़ेगा अगर आप सेल्स निकालने के इच्छुक हैं तो। ठीक है जी, लगभग इतनी बात हो गई थी, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला को सोचूं तो फॉर्मूला कितना बड़ा हो चुका है ये समझो बाबू। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, बताओ सॉरी, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी बाबू, जितना इलेबोरेट कर सकते हैं उतना करेंगे, करवाओ बाबू। सबसे पहले मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट को लिखा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और बाबू इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने लिख दिया डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट्स। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सेल्स को क्या लिख सकता हूं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, और चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डोमेस्टिक परचेसेस प्लस इंपोर्ट्स। यानी कि बेटा ये फॉर्मूला जो 2 वर्ड से शुरू हुआ था, ये फॉर्मूला एक्सपेंड होते होते 6-7 टर्म पर पहुंच गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है सब कुछ, मैंने एक कक्षा समझाने की कोशिश करी आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू मैं आपको ये बता देता हूँ, हम न्यूमेरिकल तो करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के, और तगड़े लेवल पे करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर ना पेपर में ना वैल्यू एडेड मेथड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है। अगले जो दोनों मेथड है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब वो पेपर में ना कई बार एक बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन आता है, 4-4 नंबर में आ जाता है कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम सॉरी
हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडेड मेथड से। अब बच्चे को पता है क्या लगता है कि भैया मुझे तो प्रैक्टिकल आता है, मैं थ्योरी पढ़ के क्यों जाऊँ। जिसने आदमी ने प्रैक्टिकल किया वो थ्योरी कभी नहीं पढ़ना चाहता, तो वो और उसी चक्कर में गलती हो जाती है। बेटा आपको क्वेश्चन ने कहा वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ। अब बच्चा क्या समझता है देखो मैं बताता हूँ। बच्चा कहता है स्टेप 1 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप 2 कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करो, ये किसके बराबर आएगा। वो कहता है जीडीपी एट एमपी। सारी की सारी इंडिया की फर्म की अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो जीडीपी एट एमपी आएगा। और फिर वो कहता है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। कैसे, जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप प्लस एनएफआई या माइनस एनआईटी आ गया आंसर। अब वो हो सकता है आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर बेटा एनसीईआरटी हमेशा चाहती है कि आप स्टेप वो लिखो जो उसने लिखा। टीचर भी 1 ही मिनट लगाता है 0, आपने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया, पर बाबू वो एक्सपेक्ट नहीं करते ना, वो चाहते हैं जो स्टेप हमने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप वही बात लिखो। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे थका हुआ क्वेश्चन जो कभी 4 नंबर का बोर्ड्स में आया होगा यही क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि आप पढ़कर जाओ। तो बाबू वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, 4 स्टेप में डिवाइडेड है, 4 स्टेप में एनसीईआरटी ने बताया। सबसे पहला स्टेप मैं लिखने का मौका दूंगा, अभी कोई नहीं लिखेगा। सबसे पहला स्टेप क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब स्टेप नंबर 1 एनसीईआरटी ने कहा इंडिया की सारी इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, डिवाइड कर दिया सारी इंडस्ट्री को। स्टेप नंबर 2 इन सभी इंडस्ट्रीज के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर लो। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया में सबके जीवीए का टोटल कर लो। अब सबके जीवीए का टोटल किसके बराबर आएगा, जीडीपी एट एमपी। सबके जीवीए का टोटल कर लिया हमने, किसके बराबर आ गया, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो एनसीईआरटी हमेशा आपसे उम्मीद करेगी और आपको लिखना ही है। बाबू एनसीईआरटी का कहना है ऐसा कभी भी नेशनल इनकम निकालनी है ना, हमेशा क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकाल कर दिखाओ। तो बाबू स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वलेंट टू एनडीपी एट एफसी। चैप्टर नंबर 3 में यही पढ़ा है, डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होता है, एनडीपी एट एफसी के। हम है कहाँ पर, जीडीपी एट एमपी पर। जीडीपी एट एमपी पर है ना, हम कहाँ जाना है हमने, एनडीपी एट एफसी तक जाना है। कैसे जाएंगे समझदार हो आप, डैप माइनस कर दो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए और एनपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी माइनस कर दो, पहुंच गया एनडीपी एट एफसी तक। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज इक्वलेंट टू, किसके बराबर होती है नेशनल इनकम, भैया करें नहीं क्या, एनएनपी एट एफसी। क्या हो गया, पूरा तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, कहाँ ध्यान है, किसके बराबर होती है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, एनडीपी एट एफसी तक पहुँच चुका हूँ। कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी तक जाना है। डी को एन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, प्लस कर दो एनएफआई। सर मैं उसी टेबल का यूज कर रहा हूँ, जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी लिखता था, माइनस डेफ प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कितने सिंपल स्टेप दी एनसीईआरटी ने। ये लिखाओ 4 नंबर है, बताओ और क्या दोगे, फ्री के नंबर है, लूट लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। बस बाबू एक लास्ट टॉपिक वैल्यू एडेड मेथड, थ्योरेटिकल खत्म और प्रैक्टिकल शुरू। ठीक है जी, बाबू न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के तुरंत बाद। बाबू टॉपिक का नाम है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। बाबू कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको रखनी है जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करोगे। ठीक है जी, मैंने एक शॉर्टकट बनाया, याद रह जाए बहुत अच्छी बात, नहीं रह जाए उससे भी अच्छी बात। ठीक है जी, तो देख लेना कैसे याद रखना है। ठीक है जी, मैं शॉर्टकट बना चुका हूँ, ICS PPI। ठीक है ना, आपको याद रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे तो बेटा देख लेना कैसे याद करना है।
ठीक है, आराम से सुनना और समझना, समझ एक एक अक्षर आ जाएगा आपको। या पेपर में उम्मीद करो ये स्टेप्स जो मैंने अभी लिखे हैं, या पेपर में उम्मीद करो ये प्रिकॉशंस, ठीक है ना जी। लेकिन मुझे न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मेथड से, पर इसके न्यूमेरिकल है बहुत तगड़े बुक, करेंगे तो हम सारा कुछ। चलो जी देखते हैं बाबू। सबसे पहली प्रिकॉशन जो आपको दिमाग में रखनी है बाबू, सबसे पहली प्रिकॉशन कहती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको वैल्यू एडेड मेथड में कभी ऐड नहीं करनी, और हम करते भी नहीं है। फॉर्मूला देखो क्या है वैल्यू एडेड मेथड का, क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या मैंने ऐड करी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में? तो बल्कि एक्सक्लूड ही करी ना। तो इसने यही बोला कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड ना कर देना, याद से प्रिकॉशन है, दिमाग में रखना, नहीं करनी ऐड, नहीं करी बाबू। दूसरी प्रिकॉशन कहता है चेंज इन स्टॉक हमेशा ऐड कर देना। मैंने करा कि नहीं करा चेंज इन स्टॉक? क्या था फॉर्मूला? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो पहले पॉइंट में इसने कहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं जोड़ना, दूसरे में कहा चेंज इन स्टॉक जोड़ देना। बाबू ये दोनों के दोनों मुझे फॉर्मूला से दिख जाते हैं, दोनों बातें फॉर्मूला से दिख जाती हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है। आगे बढ़ाएं बात को, चलो जी। अब बात थोड़ी तगड़ी आनी शुरू होगी बाबू। कहता है सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इस मेथड में नहीं जोड़ना। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी नहीं जोड़नी इस मेथड में, लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स बेचने के लिए कमीशन ब्रोकरेज दी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा जोड़ देना। सुन लो बेटा, मैं काम की बात बोल रहा हूँ, ठीक है जी। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लो बेटा मैंने ना एक मोबाइल फ़ोन खरीदा इन द ईयर 2021, 2021 में मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो जो 2021 में ही प्रोड्यूस हुआ था। एक बात बताओ, ये 2021 के वैल्यू एडेड में जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? फटाफट बताओ, वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहता है? क्या मीनिंग क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। बाबू जब मैंने 2021 में खरीदा, 2021 में ही बना हुआ फोन, क्या ये 2021 के वैल्यू ऑफ आउटपुट में जुड़ गया होगा? मतलब वैल्यू एडेड में जुड़ गया होगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं इससे बोर हो गया, 2024 में 3 साल के बाद ये गुड्स मैंने बेच दिया। क्या अब आप ये कहोगे कि दोबारा मनीष का वैल्यू एडेड निकाल लो, इस मोबाइल का वैल्यू एडेड निकाल दो और ऐड कर दो 2024 की दोबारा नेशनल इनकम में? भाई एक चीज 2021 में प्रोड्यूस हुई, 2021 के वैल्यू एडेड में जुड़ गई, अगर 2024 में दोबारा सेकेंड हैंड गुड्स को बिक रहा है तो क्या 2024 में दोबारा उसकी वैल्यू जुड़ेगी? फिर तो बेटा आप एक चीज की 50 बार वैल्यू जोड़ दोगे। मोबाइल फोन तो लोग एक एक साल में 3-3 पलट लेते हैं, एक ही फोन 4-4 जगह बिक जाता है, फिर तो उसकी वैल्यू जोड़ते चले जाओ, पता नहीं नेशनल इनकम को कहाँ पहुंचा दोगे। इसी लॉजिक पे कहा गया सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी नहीं जुड़ती वैल्यू एडेड मेथड में। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पर अगर वो सेकेंड हैंड गुड्स बेचने के लिए आपने किसी की बेटा सर्विसेज ली हो और उसको कोई कमीशन ब्रोकरेज दी हो तो बेटा वैल्यू जोड़ देना। क्यों? अब सुनना, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं, उस सर्विस की वैल्यू। कहने का मतलब यह है बेटा, मैंने एक फ़ोन लिया 70,000 रुपये का 2021 में, ठीक है, और 2024 में मैंने उसको 35,000 में बेच दिया। वो 35,000 में बेचने के लिए ना मैंने एक दुकानदार की सर्विस ली, मैंने उससे कहा बिकवा दे फ़ोन, उसने कहा जी मैं बिकवा तो दूँ, 1,000 रुपये मेरी कमीशन है। मैंने कहा कोई नहीं, तो ग्राहक ढूंढ बेच ले। उसने ग्राहक ढूंढा, उसने 35,000 का फ़ोन बेच दिया। बाबू ये 35,000 रुपये का वैल्यू एडेड में जोड़ो 2024 के? नहीं, 2021 में पूरे 70 जोड़ चुके, ठीक है ना जी। जिस साल प्रोड्यूस हुआ होगा प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल जुड़ चुकी, 2024 में तो नहीं जोड़ना। पर बेटा ये जो सर्विसेज मैंने अभी ली है इस दुकानदार की, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सर्विस है, ये कोई सेकेंड हैंड सर्विस थोड़ी है, ये तो सर्विस उसने मुझे पहली बार ही दी है। तो इसके लिए जो मैंने 1,000 रुपये पे किए हैं उसका वैल्यू एडेड 1,000 ही निकल के आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसने तो अपनी सर्विस मुझे 1,000 की बेची और उसकी कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं है। क्या ये 1,000 रुपये जुड़ेंगे? ये 1,000 रुपये इसी 2024 के वैल्यू एडेड में जोड़ देना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? यानी कि बेटा कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इस मेथड में नहीं जुड़ती, लेकिन बेटा कमीशन ब्रोकरेज वो हमेशा जुड़ जाती है।
ठीक है, ऑल ओके। इधर देखते रहो मीटर। 3 बातें बोली मैंने, फटाफट से बताना क्या क्या। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़नी, चेंज इन स्टॉक हमेशा जोड़ना है, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़नी, लेकिन कमीशन ब्रोकरेज अगर पे करिए तो वो छोड़नी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू। फोर्थ वन बहुत काम की बात है, और फोर्थ से रिलेटेड है, फिफ्थ और फिफ्थ से रिलेटेड है सिक्स्थ, आराम से सुनना। बाबू कहता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमेशा जोड़ देना। कहता है अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस करा और सेल्फ कंज्यूम कर दिया, बेचा नहीं, क्या तो उसकी वैल्यू वैल्यू एडेड मेथड में जुड़ेगी। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। मान लो मेरी फॉर्म है, ठीक है, और एसी बनाती है, ठीक है बाबू। इस साल क्या हुआ, मेरे घर का एसी खराब था, मैंने एसी अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया और उसको उठाकर अपने घर ले गया। क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज अ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन? क्या ये गुड्स का प्रोडक्शन हुआ? क्या ये जो प्रोडक्शन हुआ फॉर सेल्फ कंजम्पशन हुआ? बिल्कुल सेल्फ कंजम्पशन के लिए हुआ। क्या ये वैल्यू एडेड में जुड़ेगा? जुड़ेगा। क्यों? अगेन मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन याद कर लो। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। बेटा एक गुड्स इसी साल तो प्रोड्यूस हुआ, मेरा कोई मुद्दा सेल से है क्या? प्रोडक्शन से है ना, प्रोडक्शन तो हुआ ही है, तो जुड़ना भी चाहिए एज पर लॉजिक। चारों चीजों का लॉजिक समझ में आया? देख लो बेटा, सिर्फ अगर आप देख रहे हो पूरा का पूरा मेथड एक वर्ड पे टिका है, प्रोडक्शन। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इस वर्ड पे टिके, ध्यान रखना। मैं इसलिए कहता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग ना घोट के पी जाओ, वरना ये मेथड क्लियर ही नहीं होगा आपको। ठीक है ना बेटा? बात आगे बढ़े, चलो जी बाबू। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही खराब लॉजिक था सरकार का, बहुत ही खराब। कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जोड़ना, और ये बहुत बेवकूफी थी बाबू। ये क्या बात हुई, बेवकूफियत वाली बात? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन जोड़ना है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये क्यों नहीं जोड़ना? भैया देखो कायदे से तो जुड़ना चाहिए, अगर मेरे से पूछो कि एज पर रूल बिल्कुल जुड़ना चाहिए। तो सरकार ने बड़ा वियर्ड सा लॉजिक देकर इसको बाहर निकाल दिया। बाबू आपके घर में आपकी मदर है, बहुत सारी सर्विसेज देती हैं फैमिली को, बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और सेल्फ कंज्यूम कर जाते हैं आपकी फैमिली। उन्होंने क्या करा, पूरी रेस्टोरेंट जैसी सर्विसेज आपको दे रही हैं, पता नहीं कितने सालों से सारा खाना घर पे बनाती हैं, और बाबू वो सर्विसेज आप सब कंज्यूम कर जाते हो। क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है या नहीं? क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है? क्या ये जुड़ना चाहिए? अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो उस मेथड में, तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? 100% जुड़ना चाहिए। पर सरकार ने बोला कि इसकी मार्केट वैल्यू एसर्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको बाहर निकाल दो। पर मुझे लगता है यार ये कितनी बेवकूफ़ वाली बात करी तुमने। किसी भी रेस्टोरेंट को एज्यूम कर लो, मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज निकाल लो, जोड़ सकते थे। क्यों नहीं निकल सकती थी सेम सर्विसेज की वैल्यू? आपकी मदर खाली एक ही सर्विस देती है कुकिंग की? नहीं बाबू, गार्डनिंग की भी सर्विसेज देती है, घर पे गार्डन बना रखा है, सारा साफ सफाई करते हैं। अब वो सरकार ये कहे कि यार आप सर्विस की मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, यार मुझे तो बहुत खराब बात लगी। यार एक गार्डनर देख लो, उसकी सर्विसेज की वैल्यू निकाल लो, आप सेम सर्विसेज की वैल्यू जोड़ सकते थे। पर इन्होंने बोला कि सेम सर्विसेज की वैल्यू निकालना मुश्किल होगा। एक बात बताओ, जब आप घर पर एसी ले गए, आपने कहा वो वैल्यू जुड़ेगी, तो आपने क्या किया होगा? सिमिलर एसी का मार्केट प्राइस ही तो निकालना होगा, तभी तो जोड़ा होगा नेशनल इनकम में। तो वो सिमिलर सर्विसेज की वैल्यू कैसे नहीं निकल सकती थी? ये तो बहुत ही खराब बात हुई। तो इन्होंने यही बोल के बचा लिया कि इसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? 5 बातें देखना चाहिए फटाफट से। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं जोड़नी, चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जोड़नी और उसको बेचने के लिए कमीशन ब्रोकरेज है जोड़ना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ना है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जोड़ना। बढ़ाएं बात को आगे। लास्ट वन, ये इससे भी वियर्ड, इम्प्यूटेड वैल्यू
imputed value of owner occupied house, imputed value of owner occupied house। बेटा imputed value समझते हो क्या होता है? imputed value मतलब मार्केट वैल्यू। imputed value का क्या मतलब होता है? मार्केट वैल्यू। कहता है अगर आप अपने ही बनाए हुए घर में रहते हैं, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो, बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड। बाबू अगर आप अपने ही बनाए हुए घर में रहते हो तो कहता है मान लेना अगर आपने ये घर रेंट पे दिया होता तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती वो अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम छोड़ दें। मेरी तरफ देखो बाबू, मान लो बेटा ये घर मेरा है, ठीक है, मैं इस घर में रह रहा हूँ सिंस लॉन्ग, ठीक है ना। अगर मैं खुद ना देता तो मैं इसको रेंट पर चढ़ाता और मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट इस जगह का है 20,000 रुपये। तो कहते हैं ये 20,000 रुपये जोड़ देना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। बाबू एक बात बताना मेरे को, क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है? बाबू मैंने ही अपने आप को घर रेंट पे दे दिया, ऐसे ही तो मनवाया आपने। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सर्विस, तो ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन ही है। एक ऐसी सर्विस नहीं है जो मैंने खुद ने प्रोड्यूस करी और मैंने कंज्यूम कर ली। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक तरफ तो आपने सारी के सारी सर्विसेज को बाहर कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक सर्विस जोड़ दी, उसकी वैल्यू जुड़वा दी। इसलिए मैं कह रहा था फोर्थ से रिलेट करता है, फिफ्थ से रिलेट करता है, सिक्स्थ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जुड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जुड़ेंगी, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस जुड़ेगा। ठीक है जी, खुद के घर में रहते हो, अपने आप को एक सर्विस दे रहे हो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो और छोड़ दो नेशनल इनकम। ठीक है, 6 बातें फटाफट से क्लियर करो और आगे बढ़ते हैं बात को। हाँ जी, क्या क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़नी, चेंज इन स्टॉक हमेशा जोड़ना है, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जोड़ना, कमीशन ब्रोकरेज जोड़ना है। आगे बढ़ो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ना है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जोड़ना, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस जोड़ना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे। मैंने कोशिश करी कि 6 के 6 आपको नहीं याद हो सके और होपफुली काफ़ी लोग। ठीक है बाबू, अब मैं न्यूमेरिकल पर शिफ्ट कर रहा हूँ और बाबू न्यूमेरिकल के लिए मुझे 2-3 बातें अब आपको और समझानी है जो न्यूमेरिकल में नहीं आएंगी, जो परेशान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी बाबू, लोग मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें परेशान करने वाली आती हैं। बेटा जब मैं किसी भी फॉर्म का वैल्यू एडेड निकालूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा यही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। बाबू इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू रॉ मटेरियल होता है क्या? उस दिन तो मैं हमेशा बोल रहा था ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझना है तो बाबू रॉ मटेरियल समझ लो, पर बाबू एग्जैक्टली ये रॉ मटेरियल के बराबर नहीं होता। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। नहीं तो देखना, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन याद है, which are helpful in the production of other goods and loses its identity during production। जो दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल है, जो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो वो याद है आपको, एग्जांपल दिया था अभी परसों भी मैंने, शुगर का कैंडी बनाने के लिए, चीज़ का मिल्क की कोई आइडेंटिटी बची चीज़ बनने के बाद? यही तो ना एग्जांपल दिए थे ना परसों भी, यही है ना इंटरमीडिएट गुड्स। इधर देखते रहना बाबू, यानी कि अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बराबर होती है? नहीं बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ना एक चीज और ऐड कर दो तो ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। क्या चीज? सुनना, पावर चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी। बाबू क्वेश्चन हद से ज़्यादा परेशान कर देगा। एक ही क्वेश्चन में लिखा होगा बाबू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
बाबू आपको फॉर्मूला के हिसाब से इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गायब होगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा और पावर चार्जेस होंगे, दोनों को जोड़ देना तभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन पाएगी। अब कोई मुझसे पूछे कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कैसे आ गई, डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो, ज़्यादा दूर ना जाओ। हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बाबू इलेक्ट्रिसिटी अगर बाबू फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और नॉट, एंड लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वैसे ही कोई आइडेंटिटी होती है। तो बाबू ये परफेक्ट बात है बिल्कुल कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर होती है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के प्लस पावर चार्जेस के। ठीक है जी, आगे एक बात पूछूं, चलो बाबू मैं मुश्किल बात कर रहा हूं जो आएगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। एक बात और लिख रहा हूं, एक टर्म आती है बार बार, नॉन फैक्टर इनपुट। एक टर्म आएगी बेटा बार बार, नॉन फैक्टर इनपुट। ये क्या है? अच्छा ये बताओ फैक्टर इनपुट्स क्या है? फैक्टर इनपुट्स क्या है? फैक्टर इनपुट्स क्या है? फैक्टर सर्विसेज, इधर देखना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या है? फैक्टर सर्विसेज है। ठीक है, फैक्टर इनपुट है। तो नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है बेटा? फैक्टर इनपुट्स को ना आप ऐसे बोल सकते हो प्राइमरी इनपुट्स, और नॉन फैक्टर इनपुट को ऐसे बोल सकते हो सेकेंडरी इनपुट्स। गुड्स बनाने के लिए ना बेटा फैक्टर इनपुट चाहिए, लेकिन बहुत सारे केस में नॉन फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए। मैं वीट का प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, एक फार्मर हूँ, वीट का प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, प्राइमरी इनपुट्स क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक बात बताओ, व्हाट अबाउट सीड्स, व्हाट अबाउट वाटर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये क्या है? ये सब सेकेंडरी इनपुट है एज पर इकोनॉमिक्स। चाहिए तो मुझे ये भी है ना वीट के प्रोडक्शन के लिए, खाली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से तो काम नहीं चलेगा, ये सब खरीद के लाऊंगा, ये सब क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट। और एक बात बताना, वीट के प्रोडक्शन के बाद इनकी कोई आइडेंटिटी है? वाटर की कोई आइडेंटिटी है? एक बार वीट बन गया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की, सीड्स की। तो बाबू अगर बड़े समझदार हो तो समझ गए होंगे, अगर इसकी कोई आइडेंटिटी बचने नहीं वाली तो ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही तो हुआ। बस डायरेक्टली नाम नहीं लेगा न्यूमेरिकल, परेशान करने के लिए ऐसे ऐसा नाम देगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, लो नाम ऐसे भी आएंगे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अगेन बाबू इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, देखो नाम से समझो। कहता है पहली बात तो प्रोड्यूसर का गुड्स है, मतलब फर्म्स यूज करती हैं, प्रोड्यूसर तो फर्म ही होता है ना, प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन है इकोनॉमी का? फर्म ही तो है। कहता है सिंगल यूज, एक इस्तेमाल के बाद आइडेंटिटी खत्म, मतलब क्या है ये? अगेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तीनों के तीनों बातें मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बता दी जो आएंगी आपके न्यूमेरिकल में। ठीक है जी, एक बात और बोल रहा हूँ, मशीनरी having a lifespan of 5 years 15 lakhs। देखना जरा क्या करोगे इसका, सामने देखना। एक चीज लिखी है बाबू मैंने, फटाफट से स्टेटमेंट बताओ। मशीनरी हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years 15 लाख की है बाबू। कैपिटल गुड्स होता है, कहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानकर सब माइनस करके आ जाओ 15 के 15 लाख। भाई मशीन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बाबू इसका काम सिर्फ एक है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। बाबू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराएगा एसएलएम के हिसाब से। कितने की खरीदी मशीन? 15 लाख। कितने साल है इसकी लाइफ? 5 साल। बाबू 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। ये डैप निकालने के लिए होगा इसका इस्तेमाल, कहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानने की कोशिश कर दो उसको। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।